Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Student, in this video we are going to cover the last point of our chapter number 2, which is key concept and key issue since 1991 globalization. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हम जानने वाले हैं कि सोशल और कल्चरल एरिया में इंडिया में हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे कैसे इश्यूज देखे गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The revolution in global media and the easy access to the internet has made the people aware of what is happening globally. पहले स्टूडेंट जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इंटरनेट तो तब भी था, बट इंटरनेट का एक्सेस हर लोगों के पास नहीं रहता। आज इंटरनेट काफ़ी चीप हो चुका है, हर कोई इंटरनेट अफोर्ड कर सकता है, वेदर द पर्सन इज लिविंग इन अ रूरल एरिया और द पर्सन इज लिविंग इन अ अर्बन सिटी, हर किसी के पास इंटरनेट है। पहले 2G, सिर्फ 3G, 4G, अब तो 5G भी आने लगा है। सो इंटरनेट का एक्सेस इतना ईजी हो गया है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है ग्लोबली, क्या चीज़ आजकल चल रही है, सबको सब चीज़ की खबर होती है और वो चीज़ देख के लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। This, along with the movement of the people within the country and the world, has an impact on the society and culture. और इसके वजह से हमारे रहन सहन में कहीं ना कोई चेंजेस हमें देखने मिलते। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम देख देख के हम वो फैशन ट्रेंड है तो हमें अगर वो अच्छा लगता है तो हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर कोई स्लैंग चल रहा है जो लेटेस्ट है, जो मीम चल रहा है, तो वो हर कहीं रिपोस्ट होने लगता है, रीट्वीट होने लगता है। तो इस वजह से चीज़ें फैलती हैं सोशल मीडिया की वजह से और लोगों तक पहुंचती हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उसे अडेप्ट करते हैं। सो वी सी द इमर्जेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटिकन कल्चर। कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर मतलब जहाँ पे हर कोई कंटेनिंग पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कंटेनिंग पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एक कल्चर है, ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, जहाँ पे कोई देश नहीं है, जहाँ पे कोई नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सोशली इतना वो प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की चीज़ें वो उठाते हैं, सीखते हैं। तो इसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। There is a great deal of Western domination on this global cosmopolitan culture. कॉस्मोपॉलिटन कल्चर पे ज़्यादातर वेस्टर्न डोमिनेशन है, ठीक है। हम वेस्टर्न चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई भी वेस्टर्न चीज़ को अगर हम अडेप्ट करते हैं तो लोग हमें, हमारे सोसाइटी में हमें मॉडर्न समझते हैं, हमें एडवांस समझते हैं, हमें एजुकेटेड समझते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने मिली है कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में वेस्टर्न डोमिनेशन कितना है। वैल्यूज लाइक मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द ट्रेडिशनल वैल्यूज। मॉडर्नाइजेशन हमारा कंसेप्ट नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, बट स्टिल जो ऐसे आइडियोलॉजीज को फॉलो करता है या जो जिसके ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे माइंडसेट हैं, लोग उसे ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं, एडवांस समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं। और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लोग उसे बैकवर्ड कंसिडर करते हैं, ओल्ड फैशन कंसिडर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली है कि अब इन सारी वैल्यूज़ को ज़्यादा लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, ना ही हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। दिस इज सीन इन पर्सनल लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, दैर इज एन इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड। हमें अपने रोज़मर्रा की लाइफ स्टाइल में ये चेंजेस देखने मिले कि अब हम कैसे फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है या जो हमारे घर के आइटम्स हैं, हम कहीं ना कहीं वी आर लूजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम देयर। हमें अब वेस्टर्न चीज़ें पसंद है, अलग अलग तरह की इटालियन डिशेस ट्राई करना है हमें, अलग अलग तरह की डिशेस ट्राई करनी होती है। तो एक नया शौक जो है, कह सकते हैं हम, एक नया इंटरेस्ट, एक नया शौक पैदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि लोग अब फास्ट फूड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, टेस्ट वाइज भी, लुक वाइज भी, एक काइंड ऑफ शो ऑफ वाइज भी। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने नोटिस की हमारे कल्चरल और सोशल एरियाज में। The method of celebrating traditional festivals like Christmas, Diwali, etc. has become more westernized. New ideas like celebrating Mother Days, Father's Day, Friendship Day, etc. have came in. There is also increasing demand of Western wear in the clothes that have purchased in the market. Traditional festivals के साथ साथ अब हम मॉडर्न और वेस्टर्नाइज चीज़ें भी सेलिब्रेट करने लगे हैं। हम मदर्स डे बनाते हैं, फ्रेंडशिप डे बनाते हैं, हम हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, जो कि कम्प्लीटली हमारे ट्रेडिशन में है ही नहीं ऐसा कुछ, बट स्टिल हम वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हैं कि हम वो सारी चीज़ों को अपने सोसाइटी में भी परफॉर्म करते हैं। वेस्टर्न वेयर की डिमांड हमारे मार्केट में इंक्रीज होते ही जा रही है, ठीक है। लोग देखते हैं बाहर के लोगों को जो चीज़ पहनते हुए, तो कंपनीज भी, ब्रांड्स भी, हमारे इंडियन ब्रांड्स भी अब वैसी चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे हैं बिकॉज मार्केट इज डिमांडिंग फॉर द वेस्टर्न वेयर। Another aspect of this global culture is the rise of individualism and materialism in the society. ग्लोबल एक दूसरा इम्पैक्ट भी नोटिस किया गया है हमारे सोसाइटी में कि अब इंडिविजुअलिज्म और मटेरियलिज्म जैसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में बढ़ रही हैं। Individualism is
सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो आई, मी एंड माई सेल्फ। ठीक है, लोग अब अपने डिसीजन खुद से लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उनके डिसीजन से उनके फैमिली मेम्बर्स को या उनके फ्रेंड या उनके आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इफ़ दे अग्री विद द डिसीजन तो वो चीज़ को करते ही हैं। इंडिविजुअलिज्म मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो हर काम खुद से करना चाहते हैं, वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते अपने लाइफ में। जबकि हमारा कल्चर ऐसा रहा है कि फैमिली की वजह से बहुत सारी चीज़ें लोग सैक्रिफाइस करते थे पहले के ज़माने में। ठीक है, हमारा कल्चर ऐसा रहा है। अगर किसी को कोई काम करना भी है या कोई चीज़ करनी भी है, कुछ पसंद भी है, लेकिन अगर उसके आसपास वाले लोग उससे डिसएग्री करते हैं तो वो उनकी खुशी के लिए वो चीज़ गिव अप कर देता है, जो कि अब इंडिविजुअलिज्म ने उसको पूरा अपोज कर दिया है। मटेरियलिज्म जैसी कंसेप्ट अब हमारे सोसाइटी में आ गए हैं। पैशन फॉर थिंग्स, चीज़ें जमा करना, एक्सपेंसिव चीज़ें, एंटिक चीज़ें, यूनिक चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें पहले हमारे सोसाइटी में नहीं थी, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है, वेस्टर्नाइज कल्चर के इन्फ्लुएंस की वजह से अब वो सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी में बढ़ रही हैं। द ब्रेकअप ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम वॉज मेनली ड्यू टू द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जब माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन, तो वो है हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से फैमिली का ब्रेकअप होता है। अब जो फैमिली छोड़ के जा रहा है अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को वहां से लेके जाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म का एग्जाम्पल, कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, अब हम लोग अपनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली से अलग हो गए हैं, तो मैंने सिर्फ अपना सोचा, तो ये एक इंडिविजुअलिज्म की फीलिंग है। तो अर्बनाइजेशन में फैमिलीज़ के ब्रेकअप देखे गए, जबकि हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जहाँ हम फैमिली को इंपॉर्टेंस देते थे, वैल्यू करते थे, लेकर चलते थे, लेकिन आज वो चीज़ें हमें कम होते हुए दिख रही हैं। वी आर लाइकली टू हियर द वर्ड्स लाइक आई वांट माय प्राइवेसी और दिस इज माय पर्सनल स्पेस राइट फ्रॉम द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टू द एल्डरली पीपल। प्राइवेसी को बहुत कंसर्न किया जाता है। Similarly, the tendency to spend beyond one's financial mean and has increased due to the introduction of credit cards. Credit cards के वजह से अब जितनी हद भी नहीं है, हम उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। ठीक है? When we look at the globalization from all the angles, we realize that there are both positive and negative aspects. हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन का भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है ग्लोबलाइजेशन का कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। ठीक है, बहुत दरवाजे खुल गए हैं, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, हमारे लिए वेराइटीज़ हैं कि हमें अगर यहाँ नहीं मिल रही है कोई चीज़ सही से, तो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, हम दूसरी जगह देखते हैं, हम अ, उस कम प्राइस में वही चीज़ को हम ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुई हैं। ठीक है, वी आर नाउ मोर अवेयर ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड हाउ इट कैन अफेक्ट अस। अब हमें पल पल की खबर होती है कि किस कोने में क्या चीज़ हो रही है, किस कंट्री में क्या पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, किस कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, हमारी कंट्री कैसे उसके लिए प्रिपेयर हो सकती है, या कहाँ क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है, कहाँ कौन सी मूवी हिट कर रही है, किसको ऑस्कर मिल रहा है, किसको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, एवरीथिंग हमारे फ़ोन स्क्रीन पे होती है आजकल। तो इतने हम वेल कनेक्टेड हो चुके हैं। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव केम अप एंड मोर जॉब्स आर क्रिएटेड। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ड्यू टू द मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज। अगर सोचो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता और सिर्फ हमें, ये हमारी इंडिया है और सिर्फ हमें यहीं रहना होता, तो क्या इतनी एम्प्लॉयमेंट सिर्फ अकेला इंडिया जनरेट कर पाता? नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहता है ये। लेकिन आज दुनिया 195 अगर कंट्रीज़ हैं दुनिया में, अगर ये सारी कंट्री में हम जा सकते हैं, एक्सेसिबल है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं हमें जॉब मिल रही है या एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सो इट्स अ बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये है ग्लोबलाइजेशन के कुछ एडवांटेज। Is mainly due to the private sector, through the private sector, as it has the financial capability. There is a serious financial limitation on what services government can provide. प्राइवेट सेक्टर की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट जॉब्स में फाइनेंशियल लिमिटेशन होते हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट की वैकेंसीज कम होती हैं, एंड सो ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन हमारा जॉब सेक्टर वो बूम करते रहता है। अब जानते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। There is the fear that the welfare activity that the state provides would come to an end. स्टेट की जो वेलफेयर एक्टिविटीज़, जो भी स्टेट हमारे अच्छाई के लिए करता है, जैसे कि लोन प्रोवाइड करना, या एजुकेशन फ्री करना, या जो फ्री में राशन देते हैं,
टू द बिलो BPL पीपल। तो ये सारी कुछ स्टेट की वेलफेयर एक्टिविटीज़ होती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं स्टेट की वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म ना हो जाए। देयर इज़ ऑल्सो अ फियर दैट द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वुड क्रिपल लोकल बिजनेस। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया है, तो जो लोकल बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट कहीं ज़्यादा हमसे एडवांस हैं। तो ये भी एक तरीके से नेगेटिविटी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि ये सारे डर क्रिएट होते हैं। In the field of agriculture, the fear is that the small marginal farmer would not be able to compete with the big corporation. तो farmers के लिए भी globalization एक tough competition है। जो पुअर फार्मर्स हैं या जो छोटे फार्मर्स हैं जिनका कम मार्जिन है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट से या बड़े बड़े कॉरपोरेशन से compete करने में। तो बहुत ही टफ कंपटीशन है। तो कभी कभी ये कंपटीशन हेल्दी प्रूव होता है, बट समटाइम्स इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमें देखने मिलते हैं। In reality, India's biggest problem is attitude and mindset. India has identified all foreign capital and trade with its history of imperialistic dependence. इंडिया एक डिपेंडेंट स्टेट था फॉर सो लॉन्ग ईयर्स। तो इंडिया की जो बड़ी प्रॉब्लम है वो उसका एटीट्यूड और माइंडसेट है। इंडिया ने सारे फॉरेन कैपिटल को आइडेंटिफाई किया है, और इंडिया का ट्रेड ऑलमोस्ट तब से रहा है जब से इंडिया डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस मीन ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, जब वो उसको उसकी ऑटोनॉमी मिली, तो इंडिया ने लिबरलाइजेशन वाले कंसेप्ट को अपोज किया। द अपोजिशन टू लिबरलाइजेशन हैज रूट्स इन इट्स आइडियोलॉजी ऑफ एंटी इंपरलिज्म। इंपरलिस्ट डिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया जो था वो एंटी इंपीरियलिज्म था। लेकिन अब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसको उसकी ऑटोनॉमी मिली, तो इंडिया जो था वो लिबरलाइजेशन को अपोज कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो आइडियोलॉजी थी वो एंटी इंपीरियलिज्म वाली थी। और अगर वो लिबरलाइजेशन को शुरू से सपोर्ट करता तो उसको यही डर था कि कहीं फिर से प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर ना कर ले, पब्लिक सेक्टर कहीं नीचे ना आ जाए। तो इस सब फियर के वजह से, डाउट्स की वजह से लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन फिर बाद में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ 1990s में, फिर जब हमारी इकोनॉमी बहुत सफ़र कर रही थी, तब जाके LPG रिफॉर्म्स जो हैं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर हमारी इकोनॉमी को एक ग्रेट एक्सेलरेट हुआ। The former ideological reasons, the latter because fear of losing the traditional protection that they have enjoyed in India. In the long run, it is for the Indian state to protect the core values and ensure the welfare net is maintained so the marginalized and unprivileged people do not suffer. This continue to be an important role of the state in the age of globalization. अब ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कोर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट रखें। कितने भी हम ग्लोबलाइज क्यों ना हो जाएं, कितने भी हम वेल कनेक्टेड क्यों ना हो जाएं, हमारे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वैल्यूज़ को सही रखें। हमें इंश्योर करें कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं या जो अंडर प्रिविलेज हैं वो लोग सफ़र ना करें, उनको उनकी वेलफेयर सर्विसेज मिलती रहें। और इसी से हमें पता चलता है कि स्टेट का क्या रोल है आज के ज़माने की ग्लोबलाइजेशन में। सो विद दिस स्टूडेंट, हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम अपना एक्सरसाइज वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स हम उसके डिस्कस करेंगे, एंड विद दैट वी आर डन विद आवर चैप्टर 2। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।